मैं खुशिक नोगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं लगातार आपके सामने कनेक्टर्स की जो सीरीज़ है वो लेकर के आ रहा हूँ और मैंने इसके जो 4 प्रकार हैं वो आपके सामने अभी तक डिस्क्राइब कर दिए पार्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो टोटल मिला करके मान करके चलिए कि करीब आपके जो 25-30 हैं वो मैं आपको अब तक लिखवा चुका हूँ या उसके बारे में समझा चुका हूँ। बीच में कुछ जीके की मैंने अलग अलग प्रकार की जो वीडियो थी वो डाली थी। तो साथियों, मेरी आपसे बार बार ये प्रार्थना होती है कि प्लीज़ आप अपना प्यार लगातार हम तक पहुँचाते रहिए। इस चैनल को अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में आपका बहुत ज़्यादा दम है और इससे आप सीख रहे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि प्लीज़ आप इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपनी तरफ से प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीखा जाए। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक बार अगर आपके सामने आ गया है तो आमतौर पर आप जब मर्जी चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कनेक्टर्स की सीरीज़ आपके सामने लेकर के चल रहा था और लास्ट में मैंने हुज के विषय में आपको जानकारी दी थी कि इनका इस्तेमाल कहाँ करना है। आज हम बात करें सेंटेंस कनेक्टर की और हमने इस्तेमाल करना है व्हेन। साथियों, आपको पता होगा कि जो व्हेन का इस्तेमाल है ये हम मोस्टली तब करते हैं या व्हेन का इस्तेमाल मोस्टली आपका तब होता है जब जनरली हमने किसी समय के विषय में आपको जानकारी देनी होगी, या जब भी हम समय की बात करते हैं तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर व्हेन नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में। आपको ध्यान होगा जब मैंने कनेक्टर्स स्टार्ट करवाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि 3 प्रकार के क्लाउज होती हैं। एक आपके प्रिंसिपल क्लाउज होती है, एक ऑर्डिनेट होती है और एक आपकी सबऑर्डिनेट होती है। और सबऑर्डिनेट में 3 प्रकार की क्लाउज होती है, एक आपकी नाउन होती है, एक एडजेक्टिव होती है और एक आपकी एडवर्ब होती है। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो जहाँ पर भी नाउन क्लाउज का कनेक्टिव होगा वहाँ पर आपने किसका इस्तेमाल करना है? व्हेन का इस्तेमाल करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द गेस्ट आर अराइविंग फुल स्टॉप, डू यू नो द टाइम ऑफ देयर अराइव्स। भाई मेहमान आ चुके हैं, क्या तुम्हें पता है उनके आने का समय क्या है? आई रिपीट अगेन, आपके पास सेंटेंस था द गेस्ट आर अराइविंग, भैया मेहमान आ रहे हैं, फुल स्टॉप। नंबर दूसरा था डू यू नो द टाइम ऑफ देयर अराइव, क्या तुम्हें पता है कि वो कब आने वाले हैं? तो सवाल पूछा जा रहा है, समय को इंडिकेट किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल करना है? व्हेन का। तो ये आपका क्या बनेगा कि डू यू नो व्हेन द गेस्ट अराइव। बिल्कुल सिंपल हो गया ना। क्या आप जानते हो कि भैया मेहमान कब आ रहे हैं? और सेंटेंस आपका क्या था? सेंटेंस था द गेस्ट आर अराइविंग, मेहमान आ रहे हैं, डू यू नो द टाइम ऑफ देयर अराइव, तुम्हें मालूम है वो कब आ रहे हैं? तो हमने इसको सिंपल कर दिया कि डू यू नो व्हेन द गेस्ट आर अराइविंग, क्या तुम्हें पता है कि मेहमान कब आ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक नंबर दूसरा साथियों, इसका प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में देन के स्थान पर। यहाँ जहाँ भी आपके एडजेक्टिव क्लाउज होगी और उसकी जगह पर आपका देन लगा हुआ होगा तो देन को आपने रिमूव कर देना है, देन को हटा देना है और उसके स्थान पर आपने व्हेन का इस्तेमाल करना है। जैसे इट वाज 4 PM द थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस देन, यानी आमतौर पर 4 बजे का समय था जब चोरों ने मेरे घर के अंदर प्रवेश किया, यानी मेरे घर को तोड़ा, उसमें सेंध लगाई और आ गए। तो लास्ट में किसका यूज हुआ है? देन। तो हमने इसको बिल्कुल सिंपल कर देना है कि इट वाज 4 PM व्हेन द थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। आमतौर पर भैया वो 4 बजे का समय था जब चोरों ने मेरे घर में सेंध लगाई। तो सिंपल हो गया। तो जहां पर भी आपने देन का इस्तेमाल किया था, देन को आपने रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा दिया? व्हेन। यानी सेंटेंस था आपका कि कहता है इट वाज 4 PM, कहता है द थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस देन, तो आपने लिखा कि इट वाज 4 PM व्हेन द थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। 2 जगह इस्तेमाल हो गया। नंबर 3 इसका जो यूज है वो एडवर्ब क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में। एडवर्ब क्लाउज के अब तीनों क्लाउज आ गई ना, नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में और एडवर्ब क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हेन का, क्योंकि किसको दर्शाता है? समय को। इसके अंदर आपका क्या है जो आपने इससे अगला वाला लिखा, ये था आपका नंबर 3 वाला। मैंने आपको बताया कि एडवर्ब क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है द सोल्जर्स पास्ड थ्रू द स्ट्रीट, जो सिपाही है वो गली के अंदर से निकले, गली के अंदर से गुजरे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द सोल्जर्स पास्ड थ्रू द स्ट्रीट, जो सिपाही थे वो गली के पास से गुजरे। द पीपल गेट अफ्रेड, और लोग डर गए। तो हमने किसका इस्तेमाल करना है? व्हेन का। तो सिंपल है, ये है आपका कि व्हेन द सोल्जर्स पास्ड थ्रू द स्ट्रीट, जैसे ही सिपाही यानी जब सिपाही गली के पास से होकर के गुजरे, द पीपल गॉट अफ्रेड, लोग भैया डर गए।
तो 3 जगह साथियों आपने व्हेन का इस्तेमाल किया है। नंबर फर्स्ट नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में, नंबर दूसरा एडवर्ब क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में, और नंबर तीसरा एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में 3 जगह इस्तेमाल हो गया और समय को इंडिकेट करता है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके। नंबर सेकंड आता है आपका व्हाट। तो नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में समथिंग के स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपने व्हाट लगाना होगा तो नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा और वहां किया जाएगा जहां वाक्य के अंदर समथिंग है। समथिंग का मतलब कुछ है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, कहता है सी इज स्टीलिंग समथिंग फुल स्टॉप, नो वन नो इट। किसी को नहीं पता भैया उसने क्या चुराया है। तो मैंने आपसे बोला कि जहां आपका समथिंग होगा उसको रिमूव करके क्या कर देंगे, व्हाट कर देंगे यार। तो इसके अंदर आपने सिंपल करना है कि नो वन नो व्हाट सी इज स्टीलिंग, किसी को भी नहीं पता कि उसने क्या चोरी की है। तो सिंपल है, जहां पर भी आपका समथिंग होगा, समथिंग को आप रिमूव कर दीजिए और उसके स्थान पर व्हाट लगा दीजिए। एक नंबर सेकंड है आपका द चाइल्ड वांट्स समथिंग, इट इज नॉट क्लियर। बच्चे को कुछ चाहिए, क्या चाहिए ये क्लियर नहीं है। तो जहां पर समथिंग है वहां क्या लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इट इज नॉट क्लियर व्हाट द चाइल्ड वांट। किसी को भी नहीं पता कि भैया बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए किसी को भी नहीं पता कि व्हाट द चाइल्ड वांट, इट इज नॉट क्लियर। बच्चे को क्या चाहिए, यानी जहां पर भी आपका समथिंग था आपने समथिंग को रिमूव कर दिया और उसकी जगह व्हाट का इस्तेमाल हो गया। तो मैंने 2 के इस्तेमाल बता दिए। पहले मैंने आपको किसका बताया, व्हेन का, दूसरा बताया व्हाट का। नंबर थर्ड है आपका यूज ऑफ इफ। तो देखिए जहां पर भी अगर वाले सेंटेंस होते हैं, यानी कंडीशनल सेंटेंस आप इन्हें बोल सकते हैं कि यार अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, अगर वैसा नहीं करोगे तो ऐसा कर दोगे। जहां पर भी शर्त सूचक जो वाक्य होते हैं जिनमें कंडीशन वाली बातें आपके सामने डिस्क्राइब की जाती हैं, उनके अंदर आप कनेक्टिव इफ का यूज करते हैं। नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में अगर वाले वाक्यों के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, कहता वुड एंड ट्रस्ट दैट बिट्रेड अगेन, आई डिड नॉट नो दिस। अब हमने एक सिंपल सी बात है कि भैया आप उस व्यक्ति के ऊपर जो है कभी भी भरोसा नहीं कर सकते जो आपको चीट करता है या जिसने आपके साथ में धोखा किया हो। अब हमने इसके साथ में किसका यूज करना है साथियों, इफ का यूज करना है। तो बिल्कुल सिंपल है कि आई डिड नॉट नो दिस, ये क्लियर था। लास्ट सेंटेंस पहले था कि वुड एंड ट्रस्ट दैट बिट्रेटिंग अगेन फुल स्टॉप, आई डिड नॉट नो दिस, मैं इसको नहीं जानता। इफ का यूज करना है तो इफ आई डिड नॉट नो ट्रस्ट दैट बिट्रेट अगेन, आमतौर पर मैं उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता या मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं है जो आमतौर पर किसी के साथ धोखाधड़ी करे, क्योंकि जो एक बार चीट कर चुका है पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरी बार भी आपको चीट करे। तो अगर वाले सेंटेंसों में आपने इसका इस्तेमाल करना है। एक नंबर दूसरा है साथियों शर्त सूचक वाक्यों में इसका इस्तेमाल करना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, कहता कि शर्त सूचक वाक्यों में आपने इसका इस्तेमाल करना है और ये एडवर्ब क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में करना है। जैसे एक एग्जांपल है, यू वांट टू ग्रो रिच, यू मस्ट रन सम बिजनेस। भैया अगर दुनिया के अंदर अमीर होना है या दुनिया के अंदर अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इस्तेमाल किसका करना है, इफ का। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या क्या बिल्कुल सिंपल है, ये है इफ यू वांट टू ग्रो रिच यू मस्ट रन सम बिजनेस। अगर तूने अमीर होना है तो इसके लिए भैया तेरे को बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। तो कंडीशन हो गई ना, अमीर होना है तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। धोखा दिया है तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो शर्तें हो गई ना आपकी। तो जहां पर भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस आएगा वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक और है सर, टेक ए टैक्सी देन यू विल रीच ऑफिस इन टाइम। तो भैया टैक्सी लो, नहीं तो तुम्हें ऑफिस के लिए अगर तुम्हें टाइम पे पहुंचना है तो तुम्हें टैक्सी लेनी होगी। तो कंडीशन हो गई ना कि अगर ऑफिस में टाइम से जाना है तो क्या लेनी पड़ेगी, टैक्सी। तो सिंपल सा प्रकरण है, ये है आपका कि इफ यू टेक ए टैक्सी यू विल रीच द ऑफिस इन टाइम। अगर तुम टैक्सी लोगे भाई तो जल्दी से दफ्तर में पहुंच जाओगे। ये आपका तीसरा हो गया। तो इफ का इस्तेमाल हमने कहाँ किया, शर्त सूचक वाक्यों में किया और अगर वाले सूचक वाक्यों में किया। जहां पर भी अगर होगा या शर्त होगी, बहुत एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कह लीजिए या शर्त कह लीजिए, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इससे जो नेक्स्ट वाला है ये है अनलेस। हम साथियों एक बार पहले भी इसके बारे में कर चुके हैं। इन वाक्यों के अंदर भी एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। जैसे यू शुड वर्क हार्ड यू विल फेल, भाई मेहनत करो, मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो कंडीशन लग गई ना सर। तो ये है आपका अनलेस यू शुड वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, फेल हो जाओगे 101%।
तो कंडीशन को डिस्क्राइब कर दिया। इसमें आपने अनलेस का यूज करना है। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका सिंस, बिकॉज, एज और फॉर। सिंस, बिकॉज, एज और फॉर, इन चारों में से आप कभी भी कहीं पर भी किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस आपको मालूम है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इंडिकेट किया जाता है, बिकॉज का प्रयोग कारण के लिए इंडिकेट किया जाता है, फॉर का प्रयोग कारण के लिए इंडिकेट किया जाता है, और एज का प्रयोग भी कारण के लिए इंडिकेट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, शी इज इन ट्रबल, आई मस्ट हेल्प हर। वो कष्ट में है भाई, हमें उसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो आपने कनेक्टिव क्या यूज करना है, सिंस का, बिकॉज का। तो आप बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस का या एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिंस या एज, शी इज इन ट्रबल, आई मस्ट हेल्प हर। हमें मालूम है कि भैया वो कष्ट में है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो कष्ट और मदद, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने जो कनेक्टर्स है, उस किस कनेक्टर का इस्तेमाल करना है, आपने सिंस का, बिकॉज का, फॉर का या एज का, इन चारों में से जो आपको अच्छा लगेगा उसका यूज कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है साथियों, इससे जो अगला वाला है ये है आपका, कहता है कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, आई एम अनवेल। आमतौर पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं मीटिंग को आके जो है नहीं कर सका, अटेंड नहीं कर सकता। तो अंडरस्टूड है, कारण को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई एम अनवेल। मैंने इसलिए भैया मीटिंग नहीं ली क्योंकि मैं जो है बीमार था या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जहाँ पर भी आपने कारण वाले वाक्यों को दर्शाना होगा, वहाँ पर साथियों 4 चीज़ों को मेंशन करना है। नंबर 1 आपका सिंस है, नंबर 2 आपका बिकॉज है, नंबर 3 आपका फॉर है, और नंबर 4 आपका एज है। एज हो गया, फॉर हो गया, बिकॉज हो गया और सिंस हो गया। और सिंस का प्रयोग मैंने आपको बोला कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर हम कारण के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज का प्रयोग कारण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर का प्रयोग कारण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और एज का प्रयोग कारण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनी काइंड ऑफ द सेंटेंस विच कैन शो यू डिफरेंट काइंड ऑफ द रीजन्स यू कैन इम्प्लीमेंट एज ए कनेक्टर। व्हाट? नंबर 1 सिंस, नंबर 2 बिकॉज, नंबर 3 फॉर एंड नंबर 4 एज। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल आपके द्वारा किया जा सकता है। ये बिल्कुल सिंपल है। और उससे नंबर नेक्स्ट है आपका जो छठा है, ये है सो दैट और लीस्ट। सो दैट और लीस्ट, सो दैट का भी प्रयोग कारण वाले वाक्यों में किया जाता है, और सारे जो लीस्ट है इनका प्रयोग हम उद्देश्य सूचक वाक्यों के, देखिए कारण ही उद्देश्य को आइडेंटिफाई करता है। तो आप एक सिंपल सा मसला है कि हमारे पास में ढेर सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, जी यहाँ भी कारण है, वहाँ भी कारण है, ढिमका भी कारण है। आपने किसी भी कारण वाले के लिए अगर आप कोई भी किसी एक कनेक्टर का इस्तेमाल कर देंगे तो वो कहीं से भी रॉन्ग नहीं है, वो बिल्कुल और यानी आप सिंस का यूज कर लेंगे या फॉर का कर लेंगे या बिकॉज का कर लेंगे या एज का कर लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पर भी कारण के लिए आपने सो दैट या लीस्ट का इस्तेमाल करना, और इसका प्रयोग उद्देश्य सूचक वाक्यों को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, लिंकन डाइड फुल स्टॉप, ही वांटेड द नेशन टू लिव। लिंकन जो है मर गए, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमेशा राष्ट्र जो है जिंदा रहे। तो ये आपका होगा लिंकन डाइड सो दैट द नेशन मस्ट लिव। कारण को आइडेंटिफाई करना ना, लिंकन तो मर गए लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि, उद्देश्य हो गया ना जी, उनकी इच्छा ये थी कि राष्ट्र जो है हमेशा जिंदा रहे, देश हमेशा जिंदा रहे। क्लियर है? नंबर दूसरा है आपका जिसमें आपने लीस्ट का इस्तेमाल करना है, ही लेंट मी मनी फुल स्टॉप, ही डिड नॉट मेक मी एंग्री। आमतौर पर उसने मुझे पैसा उधार लिया लेकिन इसमें मुझे क्रोध नहीं आया। तो ही लेंट मी मनी लीस्ट आई शुड गेट एंग्री। आमतौर पर यार उसने मेरे से पैसा उधार लिया, तो जब वापस नहीं किया तो मैंने उसके लिए गुस्सा किया। तो उद्देश्य सूचक यानी वापस नहीं किया तो गुस्सा किया, उद्देश्य सूचक वाक्यों को आपके सामने क्रिएट करता है। और साथ ही ये कॉमन है कि जहां पर भी आपका शुड होगा उसके साथ में हमेशा ही लीस्ट का प्रयोग करेंगे। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका सो दैट और सच दैट। ये हमेशा ही परिणाम या प्रभाव, दो चीजों को आइडेंटिफाई करता है। जहां पर भी आपका परिणाम होगा, परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, और जहां पर भी आपका प्रभाव होगा यानी आपका इन्फ्लुएंस होगा, उन दोनों जगह पर आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी चाहे आप उसके अंदर क्या लगाइए, सो दैट लगाइए, चाहे आप सच दैट लगाइए, इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यानी सो दैट या सच दैट परिणाम या प्रभाव सूचक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई रन वेरी फास्ट, आई वॉज सून आउट ऑफ ब्रेथ। भैया मैं बहुत तेज दौड़ा जिससे मेरी सांस उखड़ गई। तो कारण को आइडेंटिफाई कर रहा है, और किस कारण को, परिणाम को या प्रभाव को। मैं तेज दौड़ा इसीलिए तो सांस उखड़ गई। तो आई रन फास्ट सो दैट आई वॉज सून आउट ऑफ ब्रेथ। मैं बहुत तेज दौड़ा जिसकी वजह से मेरी सांस उखड़ गई।
तो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? प्रभाव को। मैं तेज दौड़ा, सांस उखड़ गई, दो चीजों के कम्बिनेशन को बता रहा है, तो ये प्रभाव को आइडेंटिफाई करता है। और उससे अगला है आपका नेक्स्ट है कि हरी इज रॉग, एवरीबॉडी हेट हिम। हरी भैया एक ठग है, जो लोगों को जो है ठगते हैं उनको रॉग बोला जाता है साथियों। तो हरी जो है एक ठग है, और वो अगर ठग है तो आमतौर पर एवरीबॉडी हेट्स हिम, इसीलिए हर कोई उससे नफरत करता है। तो आप ये लिख सकते हैं हरी इज सच ए रॉग दैट एवरीबॉडी हेट्स हिम। हरी क्या है? एक ठग है, इसलिए हर कोई उससे नफरत करता है। तो आप सो दैट का इस्तेमाल कर लीजिए, सच दैट का इस्तेमाल कर दीजिए, देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल हो सकता है, आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। साथियों ये बिल्कुल इस प्रकार की कहानी है, जैसे मैंने बोला मिस्टर गुप्ता इज आवर स्कूल प्रिंसिपल, क्लियर है? और आपने बोला आवर स्कूल प्रिंसिपल इज मिस्टर गुप्ता। तो there is a no difference between your sentence and my sentence also, because the meaning of the sentence is completely same. There is a no change in between both sentences. जब किसी भी वाक्य में कोई अंतर नहीं आता, उसका सेंस एज इट इज रहता है, तो फिर आप किसी भी टाइप में सेंटेंस को लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको सो दैट या सच दैट के विषय में बताया। और इससे नंबर आपका अगला वाला है, ये आपका फाइनल है 8वां वाला इस पार्ट का। पार्ट नंबर 5 आपके सामने आएगा, इसका ये लास्ट है। नो सूनर देन, हार्डली व्हेन और एज सुन एज। देखिए साथियों, तीनों के अंदर ही कोई डिफरेंस नहीं है, यानी चाहे आप इसके अंदर नो सूनर देन का इस्तेमाल करें, चाहे आप हार्डली व्हेन का इस्तेमाल करें, चाहे एज सुन एज का इस्तेमाल करें, इन तीनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो कुछ बातें क्या हैं, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने एज ए कनेक्टेड एज सुन एज लगाना है, तो इसके बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। दोबारा करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी वाक्य के अंदर एज सुन एज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसके अंदर कॉमा लगाना पड़ेगा। नो सूनर देन का इस्तेमाल करते हैं तो डिड लगाना पड़ेगा, और फर्स्ट फॉर्म के आगे देन लगाना पड़ेगा। दो प्रकार के देन है साथियों, एक THEN है और एक THAN है। तो जो THEN है ये समय को आइडेंटिफाई करता है, यानी तब के विषय में जानकारी देता है THEN। और जो THAN है ये आमतौर पर कंपैरिजन को हमारे सामने दर्शाता है। कहने का मतलब है आपको दो चीजों की तुलना के विषय में हमें जानकारी देता है। तो मैंने आपको बोला कि इफ यू वांट टू यूज एज सून एज देन यू कैन पुट इट कॉमा देयर। अगर आप कभी भी, हम किसका यूज करते हैं एज सून एज का, तो आपने कॉमा लगाना है। इफ यू कैन यूज नो सूनर, इसके साथ में आपने डिड लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके आगे देन लगाना है। विच काइंड ऑफ द देन आई कैन टेल यू, मैंने आपको बताया कि वो देन आपने लगाना है जो कंपैरिजन को आइडेंटिफाई करता है। और अगर आपके सामने हार्डली है, जो अभी मैंने आपसे बोला कि आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्डली व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने हार्डली के आगे आपने हैड लगाना है, HAD हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है और उसके बाद व्हेन लगाना है। क्लियर है? तीनों बिल्कुल क्लियर हो गए। नंबर फर्स्ट मैंने एज सुन एज के साथ क्या बोला, कॉमा। नंबर दूसरा मैंने आपको नो सूनर देन के साथ क्या बोला, नो सूनर देन के साथ में डिड लगना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगनी है और आपका देन लगना है। और नंबर थर्ड वाले में जो हार्डली व्हेन है, उसमें आपका साथियों हैड लगना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है और उसके बाद आपका व्हेन लगाना है। मैं आपको 3 सेंटेंस बता रहा हूँ। रॉबर सा द पुलिस, फुल स्टॉप। रॉबर सा द पुलिस, फुल स्टॉप। कहता है ही टुक इन हिज हील, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वैसे उन्होंने एड़ी का जोर लगाया और उसके बाद वहां से दौड़ गए। तो हमने सपोज नो सूनर देन का यूज करना, नो सूनर का यूज करना है, तो नो सूनर डिड द रॉबर्स सी द पुलिस आ गया ना। नो सूनर कॉमा डिड द रॉबर्स सी द पुलिस, कहता है देन ही टुक टू हिज हील, जैसे ही पुलिस वालों को देखा चोरों ने वैसे उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। कहने का मतलब वहां से भाग गए। और उससे जो अगला वाला है नेक्स्ट है एज सून एज, इस्तेमाल कर सकते हैं। एज सून एज द रॉबर्स सा द पुलिस, कहता है ही टेक टू हिज हील। तो आपने एज सून एज का इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपसे बताया आपने किसका इस्तेमाल करना है और क्या बताया था मैंने, एज सून एज का इस्तेमाल करना है तो कॉमा लगा देना है। नो सूनर का इस्तेमाल करना है तो डिड लगानी और फर्स्ट फॉर्म के आगे देन लगाना है। और हार्डली व्हेन का इस्तेमाल करना है तो हेड लगाना है, थर्ड फॉर्म के आगे आपने थर्ड फॉर्म हेड लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके आगे व्हेन का इस्तेमाल करना है। 2 सेंटेंस आपको बता दिए। पहला मैंने आपको बताया कि रॉबर सा द पुलिस, कहता है ही टुक इन हिज हील्स वंस, तो मैं ये है नो सूनर डिड
द रॉबर सी द पुलिस देन ही टुक टू हिज हील्स। और उससे अगला है कि एज सुन एज द रॉबर्स सा द पुलिस, कहता ही टुक टू हिज हील्स। क्लियर है। उससे नंबर नेक्स्ट है आई रीच द स्टेशन फुल स्टॉप द ट्रेन लेफ्ट इमीडिएटली। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा भैया गाड़ी चली गई, तो मैंने इसके अंदर यूज किया कि एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही मैं स्टेशन के अंदर पहुंचा वैसे ट्रेन वहां से रवानगी हो गई, यानी ट्रेन वहां से चली गई। और इसका लास्ट है आपका कि हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर हमने एज सुन एज का इस्तेमाल किया वहां पर आप हार्डली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। मैं मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि गाड़ी ने अपनी रवानगी भर ली। तो तीनों में एज सुन एज में क्या लगाना है, कॉमा। नो सूनर देन अगर आपका होगा साथियों तो उसमें आपने डिड लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके आगे देन लगाना है। और अगर आपका कौन सा THAN वाला देन, और अगर आपका हार्डली व्हेन होगा तो हार्डली के आगे आपने हैड लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और उसके बाद आपने व्हेन लगाना है। और लास्ट वाला है आपका कि नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो कैसे मर्जी आप बना लीजिए, उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये 5th पार्ट है और इसका एक पार्ट और लास्ट बचा हुआ है जो 6वां पार्ट होगा, 6th पार्ट होगा। मैं बहुत जल्दी उसकी एक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं कौशिक नोबल बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।